सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजॉक्सिन। अब डाइजॉक्सिन, इसके पहले हमें थोड़ा सा पता चल गया था डाइजॉक्सिन का, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ते हैं, इसको मजीद डिटेल से जरा। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया एक मायोकार्डियल सेल आ गया, मैंने समझो कि एट्रिया उठाया, एट्रिया का एक सेल ले लिया। अब उसको देखते हैं इन डिटेल। हमें पता है कि हमारे ये जो सेल्स होते हैं, इधर एक्सचेंजर होते हैं, कौन से? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर्स। ओ सॉरी, सोडियम पोटाशियम पंप होता है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी होते हैं, वो बाद में बताता हूँ। उसका क्या काम होता है कि 3 सोडियम को आउट करवाना है, और क्या करना है कि 2 पोटाशियम को अंदर लेके आना है सेल के। इसका मैंने आप लोगों को याद रखने का तरीका ये बताया था कि 3 सोडियम आउट, तो ये देखो आउट में कितने हैं? ओ यू टी आउट 3 है ना। तो इसी तरह 3 सोडियम आउट एंड देन 2 पोटाशियम इन। इनमें क्या आ जाता है? आई और एन। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो ये देखो, ये आ गया 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन। ये कौन सा चल रहा है? एक आपका सोडियम पोटाशियम एटीपेज चल रहा है। देन इधर एक और एक्सचेंजर होता है। उसका क्या काम है कि ये जो इधर आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम बाहर आया हुआ है सेल्स के अंदर, मैं कहता हूँ ये देखो, ये सोडियम अब सेल से बाहर आ गया। तो इसने क्या करना है? इधर होता है हमारे पास एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। वो क्या करेगा कि ये जो सोडियम बाहर आया हुआ है, इसको दोबारा उठा के क्या फेंक देगा? अंदर फेंक देगा। एंड देन क्या करेगा? हमारे सेल में से बाहर निकाल देगा कैल्शियम को। कैल्शियम हमारा अब आ गया बाहर। इट मींस कि ये जो सारा काम चल रहा है, इसने किया क्या कि इसने कैल्शियम का लेवल हमारे सेल के अंदर कम कर दिया। ऐसा ही है कि नहीं है? आपको पता है आपके सेल में मायोकार्डियल सेल्स जो हैं, उनमें जब भी कैल्शियम का लेवल कम होता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, और जब भी इनके अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती होती है। अब ये जो हमारी डाइजॉक्सिन है, ये क्या करती है? ये करती है कि ये डायरेक्ट इस चैनल को इनहिबिट नहीं करती। मींस के इसने काम यही करना है कि इसने अंदर बढ़ाना है कैल्शियम को। ये नतीजा इसका आना है। लेकिन आज समझते हैं कि इसने किस तरह ये काम करना है। इसने क्या करना है कि इधर आके लग जाना है, इधर आगे फॉर एग्जांपल आपकी जनाब डाइजॉक्सिन आके इधर आके बाइंड हो जाएगी, और इसको कर देगी इनहिबिट। किसको इनहिबिट किया इसने? ये एमसीक्यूज है। इसने सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इनहिबिट कर दिया, ये एमसीक्यूज आ गया। अच्छा जी, अब देखो, जब ये वाला पंप इनहिबिट हो गया आपका, तो देखो ये वाला जो सोडियम बाहर जा रहा था इधर से, वो जाएगा? नहीं जाएगा। इट मींस कि ये जो सोडियम इधर आ रहा था एंड देन इधर से अंदर जा रहा था और कैल्शियम को बाहर निकलवा रहा था, निकलवाएगा? नहीं निकलवाएगा। इट मींस कि ये जब अब आपका इनडायरेक्टली इनहिबिट हो गया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ऐसा ही है कि नहीं है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो कैल्शियम सेल से बाहर आ रहा था वो नहीं आएगा, वो सेल के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है जब भी सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इट मींस अब देखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन से वाले पेशेंट में बड़ी कम हुई पड़ी होती है? आपको पता है जब बंदे को हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई पड़ी होती है ना। ऐसा ही है कि नहीं है? इट मींस कि हम ये वाली डायरेक्ट ड्रग किसको देंगे? जिस बंदे को क्या है? हार्ट फेलियर है। देन दूसरी बात, ये एक मैकेनिज्म है डाइजॉक्सिन का। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये कि ये एक और काम करती है कि ये जो आपकी वेगस नर्व होती है, आपको पता है वेगस नर्व जो है आपका ब्रेन से मैसेज लेके आ रही होती है किसकी तरफ? आपके हार्ट की तरफ मैसेज लेके आ रही होती है। और ये हार्ट की तरफ जब वेगस नर्व मैसेज लेके आती है तो क्या करवाती है? डिक्रीज करवा देती है किसको? आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देती है। ऐसे ही कि नहीं? एस ए नोड पे और एवी नोड पे एक्ट करती होती है। ये फॉर एग्जाम्पल आपकी एस ए नोड है, ये आपकी एवी नोड है। तो इधर से ये जब इन पे एक्ट करती है तो डिक्रीज करवा देती है हार्ट रेट को। ऐसा ही है कि नहीं है? ये मेनली कर क्या रही होती है कि जब इन पे एक्ट करती है तो इधर से हमारी एवी नोड से आगे करंट को वेंटिकल्स में पास नहीं होने देती। मींस के स्लो पासिंग करवाती है करंट की फ्रॉम एवी नोड, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि हार्ट रेट कम हो जाता है। तो ये जो आपकी ड्रग है कौन सी? डाइजॉक्सिन। इसका ये भी इफेक्ट है कि ये जब डाइजॉक्सिन आएगी तो ये क्या करेगी कि ये आपकी वेगस नर्व को आके स्टिमुलेट करेगी। जब देखो आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मींस के इसको, इस चीज को जरा अच्छे से समझते हैं। इट मींस के ऑल दोज कंडीशंस जिनमें हम चाह रहे हैं कि करंट जो है वो जल्दी जल्दी से एस ये एवी नोड से पास ना हो। ऐसा ही है। हम नहीं चाह रहे कि हमारी जो एवी नोड है इधर से जल्दी जल्दी करंट पास हो, हम चाह रहे हैं कि इधर से स्लोली करंट पास हो। तो हम क्या दे देंगे उस बंदे को? डाइजॉक्सिन दे देंगे। डाइजॉक्सिन क्या करेगी? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी। और वेगस नर्व क्या करेगी? जब हमारी एवी नोड पे आके एक्ट करेगी तो इधर से करंट के पास होने को स्लो कर देगी। ऐसा ही है कि नहीं है? तो ये काम कर रही होती है। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम ये चाह रहे होते हैं? तो देखो आपका जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है या एट्रियल फ्लटर होता है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो दोनों कंडीशंस थी, आपका जो एट्रियस थे उधर बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा था। जब बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा था तो अगर ये तेजी तेजी से पास कर जाता आपके वेंटिकल्स की तरफ,
तो क्या होता कि आपके वेंटिकल्स का टैकीकार्डिया हो जाना था। देन आपको पता है जब वेंटिकल का टैकीकार्डिया होता है देन फिब्रिलेशन हो सकती है, एंड देन क्या है कि बंदे की डेथ हो सकती है। तो वो जो एट्रियल टैकीकार्डिया के या एट्रियल फिब्रिलेशन के बंदे हैं उनमें हम नहीं चाह रहे कि ये जो इधर बहुत ज्यादा एट्रिया से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये आगे पास करे कहाँ, वेंटिकल्स में। तो इसी वजह से हमने बंदे को दे दी डाइजॉक्सिन, जो क्या करेगी करंट को इधर ज्यादा डिले करवाएगी आपकी एवी नोड में। जब आपका एवी नोड में ज्यादा करंट डिले होगा तो वो आगे नहीं जाएगा उतनी तेजी से। जब वो आगे नहीं जाएगा उतनी तेजी से तो जाहिर सी बात है बंदे को जो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा था, फिब्रिलेशन हो रही थी, डेथ हो रही थी, वो अब नहीं होगी उसकी वजह से। तो इस तरह एक हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म आ गया कि हम इस वजह से डाइजॉक्सिन दे सकते हैं। तो ये दो मैकेनिज्म डाइजॉक्सिन के आगे। अब यही चीज मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाता हूँ कि इसने क्या किया, हमारी जो डाइजॉक्सिन है इसने इंक्रीज करवा दिया, डायरेक्टली इनहिबिशन करवाई किसकी, सोडियम पोटाशियम एटीपेज की, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इनडायरेक्टली इनहिबिट हो गया कौन, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ गया। तो सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इंक्रीज होना कॉन्ट्रैक्टिलिटी को उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपी। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपी। ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये आ गया इसने पॉजिटिव आइनोट्रोपी। देन इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया वेगस नर्व को, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया हार्ट रेट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला इफेक्ट था उसकी वजह से हम इसको किस में देंगे, हार्ट फेलियर वाले बंदे में। और जो इसका ये वेगस नर्व वाला इफेक्ट था उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन में देंगे। ये क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी कंडक्शन को एट एवी नोड, और क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी आपकी एसए नोड को। तो दोनों केसेस क्या कर रहे हैं कि आपका करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका हार्ट रेट कम हो रहा है। तो इन दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन आ गया कि अब इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, क्या इसकी बुरी चीजें हैं। तो वो इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे कुछ आएंगे ये इसकी वजह से, वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने की वजह से। तो आपकी वेगस नर्व वो नर्व है जो आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस लेके जा रही होती है। कौन सा स्टिमुलस, आपको पता है ना हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जब आप स्टोन वाले हालात में होते हो तो उस वक्त एक्टिवेट होता है। तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इसने जो चीजें एसिटाइल कोलिन वगैरह रिलीज करती है, ये जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगता है उनको हम कहते होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो आपको पता है क्या रिलीज कर रहे थे, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। वो कहां पे जाके लगते होते थे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे, वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। लेकिन ये जो होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाता होता है, और वो कहां पे लगते होते हैं, जाके आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे। तो आप देखो वेगस नर्व कौन सी है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक वाला मैसेज लेके जा रही है, तो ये ओवर एक्टिवेट हुई पड़ी है। इट मींस के जो जहां जहां पे आपका वेगस नर्व सप्लाई कर रही है या आपकी कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन हो रही है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आपकी जीआईटी में ये वाला पंगा होगा तो बंदे को क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया मींस के वॉमिट वाली फीलिंग आ सकती है, वॉमिट आएगी नहीं। एंड देन क्या हो सकता है, डायरिया। डायरिया में क्या है कि आप देखो आपकी जीआईटी जल्दी जल्दी मूव करेगी, और जाहिर सी बात है बंदे को क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। चलो इसका थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जब आप खाना वगैरह खाते हो, स्कोन वाले हालात में होते हो, तो उस वक्त आपकी जीआईटी ज्यादा काम कर रही होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू है कि जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो उस वक्त आपकी जीआईटी ज्यादा काम कर रही है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट है, ठीक है, जीआईटी ज्यादा काम करेगी तो बंदे को क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस वक्त जीआईटी को डिप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो आपके मसल्स को मिले, आप फाइट करो या जो भी करो। ठीक है, ये खैर हमारा दूसरा टॉपिक था। अच्छा आगे चलते हैं। आगे यह है कि बंदे को ब्लरी येलो विजन हो सकती है, ये ब्लरिंग ऑफ विजन वाला इफेक्ट आ सकता है जिसको हम वैन ग्लो कहते हैं। अब इसकी वजह से, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस बंदे में एरिथमियाज हो सकते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बंदे में एरिथमियाज कैसे होंगे। देखो इस बंदे में सीन क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल जिसको हमने डाइजॉक्सिन दी हुई थी कि उसमें ये हमने देखा था कि ये जो सोडियम बाहर जा रहा था, अब वो जा रहा है नहीं जा रहा, ऐसा ही है कि नहीं है। ये देखो ना ये वाला इनहिबिट हो गया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो के सोडियम को बाहर भेज रहा था। इट मींस के सेल के अंदर क्या रह रहा है, सोडियम ज्यादा रह रहा है। देन क्या है कि सेल के अंदर क्या रह रहा है, ज्यादा कैल्शियम रह रहा है। इट मींस के सेल के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो आपको पता है नॉर्मल जो रेस्टिंग सेल होता है उसमें अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस सेल में पंगा क्या हो रहा है कि इस सेल में, सॉरी, इस सेल में पंगा क्या हो रहा है कि इस सेल में जनाब ज्यादा अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है जब क्या होता है, अंदर ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या कहते होते हैं,
एक्शन पोटेंशियल मींस के अब ये सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल है, अब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को कार्डियोमायोसाइट का एक्शन पोटेंशियल दिखाऊं तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह करके आपको पता है सोडियम की वजह से डिपोलराइजेशन होती है, देन क्या है कि पोटाशियम और कैल्शियम की वजह से दूसरा क्या कहते हैं ये प्लेटो फेज आता है, एंड देन ये जो रिपोलराइजेशन है ये पोटाशियम की वजह से हो रही है। नॉर्मल जो रेस्टिंग होता है वो -85 मिली वोल्ट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया -85, ये सेल हमारा -85 तक ही रहेगा जब तक इसको किसी चीज ने स्टिमुलेट नहीं किया। लेकिन जो बंदा डाइजॉक्सिन ले रहा है, जो बंदा डाइजॉक्सिन ले रहा है उसमें ये वाला जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका पोटेंशियल बढ़ाऊं तो वो क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल इधर से अब मैं उस बंदे का एक्शन पोटेंशियल बनाने लगा हूं जो डाइजॉक्सिन ले रहा है, उसका ये फॉर एग्जांपल अगर आया है ना इधर तक रेस्टिंग पोटेंशियल आया है, तो ये खुद ब खुद ही इंक्रीज होने लग जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये खुद ब खुद इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका खुद ब खुद ही इंक्रीज होने लग जाएगा, मींस के क्या है कि पॉजिटिव फॉर्म की तरफ जाने लग जाएगा, ये -85 नहीं रहेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ज्यादा क्या है अंदर, सोडियम ज्यादा क्या है अंदर, कैल्शियम, तो इसकी वजह से ये क्या है कि खुद ब खुद ही अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ पड़ा है, तो ये खुद ब खुद ही क्या है कि इस तरह इंक्रीज होने लग जाएगा। देन आपको पता है ये जब कहां पे पहुंचेगा, हमारे माइनस दूसरा 70 मिली वोल्ट पे जो कि थ्रेश होल्ड था, तो उस वक्त अचानक से सोडियम चैनल ओपन हो गए, तो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, देन क्या है कि आपको पता है कैल्शियम वगैरह इनवर्ड मूवमेंट करेगी और क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये देख लो इसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन की, खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस कर लिया। तो हमारे जो एरिथमियाज हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे सेल खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एरिथमियाज हो सकते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है हमारे हार्ट में। देन एक और चीज जो है वो इसमें यह है कि नॉर्मली हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -85 था, ऐसा ही है कि नहीं है, लेकिन इस बंदे में ये -85 नहीं आ सकता, ये इधर ऊपर तक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है माइनस कितना रहे, तकरीबन कह लो कि -75 रहे, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है पॉजिटिव ज्यादा हुआ पड़ा है। देन आपको पता है अब इसको -70 तक जाने के लिए इजिली है ना, तो देखो ये इजिली कहां पे चला जाएगा, -70 तक, देन अगेन एक्शन पोटेंशियल, और इस तरह करके आपका एरिथमिया ओरिजिनेट कर जाएगा, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओरिजिनेट कर जाएगी आपके हार्ट के अंदर। तो जो भी चीज ये अब एमसीक्यू याद रखें, जो भी चीज आपके सेल्स के अंदर, कौन से सेल्स के अंदर, चाहे आपके एट्रिया के सेल्स हो चाहे आपके वेंटिकल्स के सेल्स हो, उसके अंदर ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ा रही होती है, वो इंक्रीज करवा देती है एरिथमियाज का रिस्क। वो कैसे उसने एरिथमियाज का रिस्क इंक्रीज करवाया वो आपने देख लिया कि वो खुद ब खुद ही करंट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी को हम कह देते हैं एरिथमियाज मींस के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। तो ये क्या करवा सकते हैं, एरिथमियाज करवा सकती है आपकी डाइजॉक्सिन। देन ये एक और काम कर सकती है, वो आपका ये वेगस नर्व की वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा कि ये हमारी एवी ब्लॉक करवा सकती है। एवी ब्लॉक का क्या मतलब है कि आपका जो करंट नॉर्मली करंट पास कर रहा था फ्रॉम एसए नोड इनटू एवी नोड, ऐसा ही है ना, ठीक है। ये क्या है कि आपकी जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो वो क्या है कि इधर से करंट को आगे पास नहीं होने देती, मींस के होने तो देती है, मतलब स्लोली पास होने देती है। तो जब आपका करंट इधर से स्लोली पास करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर स्वेयर कंडीशन हो जाए तो एवी ब्लॉक कह देते हैं, ऐसा ही है कि नहीं है। ये हमने पढ़ा था एवी ब्लॉक के आगे एंड टाइप्स भी बड़ी थी, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, देन सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, देन थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। लेकिन ये जो मेनली एवी ब्लॉक करवा रही है वो आपका फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक करवा रही है, और मोबिट्स टाइप 1 वाला एवी ब्लॉक करवा रही है, जिसको हम कहते हैं वेंकी बैक, ठीक है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता था कि आपका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता था, जबकि आपके मोबिट्स टाइप 1 में या वैंकी बैक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होती थी पीआर इंटरवल की, एंड देन आपकी पी वेव गायब हो जाती थी। ये आपने जाके रिवाइज कर लेना है अगर आपको नहीं याद। तो ये वाला एवी ब्लॉक करवा सकती है, किसकी वजह से, आपका ये वेगल वाले इफेक्ट की वजह से ये एवी ब्लॉक करवा सकती है। ये आ गया अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स। देन और कुछ चीजें हैं कि ये क्या करवा सकती है आपका, अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा था कि सेल के अंदर आ रहा था पोटाशियम, ऐसा ही है कि नहीं है। अब क्या है कि पोटाशियम अंदर नहीं आ सक रहा, क्योंकि ये वाला हमारा जो पंप है वो काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम कहाँ पे रहेगा, आपका बाहर रहेगा ना। तो ये क्या है कि आपके ब्लड में चला जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम इन ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरकलीमिया। तो ये क्या करवा सकती है, हाइपरकलीमिया करवा सकती है। अच्छा जी, तो ये मैं पता चल गया। देन कुछ चीजें हैं जो क्या करवा सकती हैं, इसकी टॉक्सिसिटी करवा सकती हैं। अब टॉक्सिसिटी का सिंपली मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चीज का ब्लड के अंदर इतना लेवल बढ़ जाना
कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाए, उसको हम क्या कहते होते हैं, टॉक्सिसिटी। इट मींस के टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है कि हमारी डाइजॉक्सिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो ये वाले इफेक्ट्स बहुत ज्यादा देने लग जाएगी। ये चाहे वेगल स्टिमुलेशन वाला है या चाहे हमारा क्या कहते हैं ये कैल्शियम वाला है, वो बहुत ज्यादा देने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि उस बंदे को टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे, मींस के उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। अब ये कब आ सकते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट कब हो सकते हैं? एक तो ये है कि अब देखो, ये जो डाइजॉक्सिन है ये हमारी क्या है कि किडनी के पास जाएगी, और किडनी इसको क्या कर देती है, जब ये अपना काम वगैरह कर लेती है तो किडनी इसको क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। अब क्या हुआ है कि आपकी किडनी फेलियर हुआ पड़ा है, तो ये किडनी इसको एक्सक्रीट कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, तो अब इसका ज्यादा ज्यादा लेवल कहां पे रहेगा, आपके ब्लड में। तो अब ये टॉक्सिक इफेक्ट देने लग जाएगी ना, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये रीनल फेलियर में इसकी डिक्रीज एक्सक्रीशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। देन आ गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती, हाइपोक्लीमिया। जिस बंदे में, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, जिस बंदे में हाइपोक्लीमिया हो उसमें क्या है कि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अपने जेहन में घोल के डाल लो, ठीक हो गया। अब इस चीज को समझते हैं कि वो क्यों। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये इधर मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था कि ये जहां से आपका पोटाशियम एंटर कर रहा था ना, उधर ही आके डाइजॉक्सिन बाइंड की है। ऐसा ही है कि नहीं है? अब देखो इधर सीन ये होगा कि जो बंदा तगड़ा होगा वो बाइंड करेगा। अब अगर क्या हो कि आपका पोटाशियम कम हो, फॉर एग्जांपल बंदे को क्या है, हाइपोक्लीमिया, इट मींस के मोर कौन बाइंड करेगा इधर, डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन के इफेक्ट क्या आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। ऐसे ही है कि नहीं है? क्योंकि अब डाइजॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा बाइंड कर पा रहा है। ये एक केस आ गया कि बंदे को हाइपोक्लीमिया हुआ, देन डाइजॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा, जब ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा तो ये वाले इफेक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आएंगे, वेगस नर्व वाला भी और साथ में ये इंक्रीज कैल्शियम वाला भी। आपको पता है किसी भी चीज की ज्यादा क्या होती है, नुकसानदेह होती है, तो ये एक केस आ गया। देन अगर मैं कहता हूं बंदे को हाइपरक्लीमिया है, बंदे को क्या है जनाब, हाइपरक्लीमिया है, तो उसमें क्या डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? उसमें डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कम होगी। देखो क्यों, अब क्या है कि इन दोनों ने समझो एक रास्ते से घर जाना है, एक रास्ते से अंदर जाना है, तो उधर अब पोटाशियम क्या हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा ना, ऐसे ही है कि नहीं है? अब इधर क्या है, पोटाशियम ज्यादा है, तो अब ये ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा, डाइजॉक्सिन कम बाइंड करेगा, तो डाइजॉक्सिन का इफेक्ट क्या आएगा हमारे पास, कम आएगा। जब हाइपोक्लीमिया था, हमारा पोटाशियम कम था, तो अब उस वक्त कौन तगड़ा हो गया, डाइजॉक्सिन तगड़ा हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा और उसका इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से हाइपोक्लीमिया में क्या हो रहा होता है कि आपकी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही होती है। परमिसिव फॉर डाइजॉक्सिन बाइंडिंग एट पोटाशियम बाइंडिंग साइट, ये वाली जो साइट थी पोटाशियम बाइंडिंग साइट, ठीक है, ऑन सोडियम पोटाशियम एटीपेज। अच्छा देन और कौन सी चीजें, और वो चीजें जो आपकी डाइजॉक्सिन को डिस्प्लेस कर रही हैं फ्रॉम अदर टिश्यूज, ठीक है, और भेज कहा रही हैं आपके हार्ट की तरफ, वो भी क्या करवा देंगी, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करवा देंगी। ड्रग्स दैट डिस्प्लेस डाइजॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू बाइंडिंग साइट्स, मींस के ये जो डाइजॉक्सिन थी ये दूसरे टिश्यूज पे, हार्ट के अलावा जो दूसरे टिश्यूज पे लग रही थी, ठीक है, उधर भी तो जाके लग रही थी। अब क्या है कि आपने कोई ऐसी ड्रग दी हुई है जिसकी वजह से हमारी जो डाइजॉक्सिन है उधर से डिस्प्लेस होके, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि जनाब ये एक आपका टिश्यू है, ठीक है, तो आपने ऐसी ड्रग दी हुई है कि जिधर से डाइजॉक्सिन डिस्प्लेस होके देना ज्यादा ज्यादा कहां पे आ रही है, आपके हार्ट की तरफ, तो अब देखो हार्ट की तरफ इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो ये क्या है कि टॉक्सिक इफेक्ट दे सकती है, तो ये चीजें भी करवा सकती हैं। देन आगे डिक्रीज क्लियरेंस, ये वाली जो ड्रग्स हैं इनकी वजह से क्या होती है, इसकी डिक्रीज क्लियरेंस होती है, मीन्स के हमारी बॉडी इसको ज्यादा से ज्यादा रिमूव नहीं कर पाएगी यूरिन में, ठीक है, तो इसका लेवल जारी सी बात है कहाँ पे, हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। और टॉक्सिक इफेक्ट तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, आपकी वेरापामिल आ जाती है, मायोडारोन आ जाती है और क्विनिडीन आ जाती है। ये आगे अभी दो हमने पढ़नी है, वेरापामिल हमने पढ़ी हुई है, कौन सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती थी। तो ये आ गया कि हमारे पास इसके कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। देन आ गया कि हम इस चीज को ट्रीट कैसे करेंगे, टॉक्सिसिटी होगी है उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसके लिए आपने सिंपल याद रख लेना है कि हम ऐसी एंटीबॉडीज देंगे जो क्या करेंगी, डाइजॉक्सिन को जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जांपल ब्लड है, इधर डाइजॉक्सिन ज्यादा हुई पड़ी है, मैं ऐसी एंटीबॉडीज दे रहा हूँ जो जाके इसको तोड़ रही है, तो जाहिर सी बात है ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, सॉरी ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। तो यही मैं क्या दे सकता हूँ, एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट्स। व्हाट आर फैब फ्रेगमेंट्स, आपको पता है आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं इस तरह करके, उनकी इस तरह करके आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ना इसको हम कहते हैं फैब फ्रेगमेंट, क्योंकि इसी ने जो भी एंटीजन वगैरह आती है ना वो इसके साथ बाइंड करती होती है, ठीक हो गया। तो वो वाला एंटीबॉडी का वो वाला रीजन जो किसके साथ, एंटीजन के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैब फ्रेगमेंट। तो आप क्या करते हो कि एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट्स दे देते हो, ये वाले जो फैब फ्रेगमेंट्स है ये आएंगे, ये आके डाइजॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारे पास ये वाले टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आएंगे। देन आप और क्या दे सकते हो, मैग्नीशियम वगैरह भी दे सकते हो, कार्डियक पेसर भी यूज कर सकते हो, और आपने क्या करना है, पोटाशियम को नॉर्मलाइज करना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने फैब फ्रेगमेंट्स देने होते हैं।